हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और इसी उम्मीद के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ई ब्लैक बोर्ड में। यहां हम सभी सब्जेक्ट सिखाते हैं बहुत सरल तरीके से। तो देर न करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बच्चों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 8 की गणित विषय की प्रश्नावली 1.1 करेंगे। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपकी मैथ का सिलेबस चेंज हो चुका है। गणित की किताब में बहुत सारे चैप्टर कम कर दिए हैं, कहीं एक्सरसाइज को बहुत शॉर्ट कर दिया गया है। शॉर्ट से मतलब छोटा कर दिया है, कई सवाल हटा दिए गए हैं। मतलब कुल मिलाकर ये है कि बहुत परिवर्तन कर दिए गए हैं। ठीक है, तो ये जो आपकी प्रश्नावली 1.1 है बच्चों, इसमें भी हमें केवल 2 ही सवाल सीखने हैं। कितने सवाल सीखने हैं? 2। अच्छा, देखिए बच्चों, इस 2 सवाल में आप पूरी प्रश्नावली को नहीं सीख सकते। तो यहाँ हम एक काम करते हैं कि सवाल तो आपको कराएंगे, लेकिन इस पूरे चैप्टर में जो जो जरूरी चीजें हैं जो आपके एग्जाम में आ सकती हैं, जिनके आने के बहुत चांसेस रहेंगे, हम उन चीजों को भी इस प्रश्नावली में सीखेंगे। ठीक है, और सवाल तो हमें करने ही हैं ये 2। देखिए, यदि आपको पूरी चैप्टर सीखना है, मतलब इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी प्रश्न आपको एग्जाम में बन सकते हैं उन सबको पढ़ना है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। लेकिन यदि आपका मन है कि नहीं, हमें सिर्फ अपने सवाल ही करने हैं, तो आप इस वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिए, लगभग 15 से 20 मिनट आगे बढ़ा दीजिए। लास्ट में हमने इसके सवाल करा रखे हैं। ठीक है, लेकिन अपनी क्लास में सबसे ज्यादा नंबर लाने हैं, सबसे ज्यादा होशियार होना है, तो मेरा तो यही मानना है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए। और फिर ये आपके विवेक के ऊपर है, पूरा चैप्टर समझना है तो पूरा देखिए, नहीं अगर केवल प्रश्नावली के सवाल करने हैं तो आप वीडियो को आगे बढ़ा सकते हैं और लास्ट में करीबन 20 मिनट के बाद अपने ये सवाल हैं वहां देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं। देखिए बच्चों, आप गिनतियों को तो जानते हैं ना। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छे से जानते होंगे। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 1000, 10,000, लाख, करोड़, ये जितनी भी गिनतियां आप जानते हैं, ये सारी की सारी गिनतियां आपकी प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? प्राकृत संख्याएं। क्या होती हैं ये? 1 से शुरू होकर अनंत तक जितनी भी संख्याएं हम जानते हैं वह सभी हमारी प्राकृत संख्याएं होती हैं। सीखे बच्चों? सीख गए इस चीज को? चलिए अब बात करते हैं बच्चों, पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं। देखिए, 1 से लेके अनंत तक की तो सभी संख्याएं, और यदि उसके साथ अगर हम 0 भी शामिल कर दें, यानी कि शून्य को भी अगर शामिल कर दें उन प्राकृत संख्याओं के अंदर, तो वह सब संख्याएं मिलकर बनाती हैं पूर्ण संख्याएं। ठीक है, प्राकृत संख्याएं हमारी 1 से शुरू होती हैं और पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती हैं। ठीक है, समझ गए आप? अब इन दोनों चीजों को आप सीख गए, प्राकृत संख्याएं और पूर्ण संख्याएं। ठीक है, अब देखिए अगली चीज है पूर्णांक किसे कहते हैं। बच्चों, हम जितनी भी धनात्मक संख्याएं जानते हैं, 1, 2, 3 और इस तरीके से अनंत तक की सभी धनात्मक संख्याएं, जो प्लस वाली पॉजिटिव वाली संख्याएं होती हैं वह, और उसके बाद 0, और उसके साथ माइनस की हमारी जितनी भी संख्याएं होती हैं, -1, -2, -3 और इस प्रकार से माइनस की अनंत तक की सभी संख्याएं हमारी पूर्णांक के अंतर्गत आती हैं। कुल मिलाकर यदि हम समझें तो जितनी भी हमारी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं होती हैं उसके साथ साथ 0, तो वह सब हमारे पूर्णांक के अंतर्गत आते हैं। ठीक है बच्चों, समझ गए इतना? अच्छा, अब इनमें कोई भी बटे वाली संख्या नहीं आती बच्चों, ना प्राकृत संख्या, ना पूर्ण और ना पूर्णांकों के अंदर। अब जो बटे वाली संख्या होती हैं वो कहाँ जाती हैं? चलिए उन सबको हम परमेय संख्याओं के अंतर्गत लिखते हैं। ठीक है, परमेय संख्या क्या होती हैं? वह संख्या है जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। p/q मतलब बच्चों अंश और हर के रूप में। किस रूप में? अंश और हर के रूप में हम जिन संख्याओं को लिख सकते हैं वह सभी संख्याएं हमारी परमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, अच्छा, लेकिन यहाँ एक शर्त है, कभी भी जो हमारा q है, q मतलब हर, 0 नहीं हो सकता बच्चों। समझ में आया? हर में हम कभी भी 0 नहीं लिख सकते, वही संख्याएं हमारी परमेय संख्याएं कहलाएंगी। जैसे
जैसे हम कोई भी संख्या लेते हैं, 1/2, 1 हमारा अंश हो गया, 2 हमारा हर हो गया। ठीक है, अब ये धनात्मक हो गई, हम इसे ऋणात्मक भी लिख सकते हैं, 1/2 माइनस के। ठीक है, अच्छा कुछ भी और दूसरी भी ले सकते हैं, 15/18, कुछ भी ले सकते हैं, बस वह अंश और हर के रूप में होनी चाहिए, यानी कि P/Q के रूप में होनी चाहिए। ठीक है, अब एक बात बताइए, जैसे हम लिखते हैं 2, अब ये 2 संख्या परमेय संख्या है या नहीं? है, बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि इसके नीचे कुछ भी संख्या नहीं है, तो हम इसके बटे में 1 मान सकते हैं, जो कि होता है। बटे का मतलब क्या होता है बच्चों? इस हर से अंश में भाग दिया जाता है। अब आप 1 से 2 में भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 2। ठीक है, तो ये हमारी परमेय संख्या हो गई। अब एक और नई चीज सीखिए, जैसे मैं कहूं आपसे 0, अब ये 0 परमेय संख्या है? हाँ बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि आप इसके बटे में भी 1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 0 भी हमारी परमेय संख्याओं के अंतर्गत आती है। बस हमने क्या सीखा है, 0 हर में नहीं होना चाहिए। यदि मैं इस तरीके से लिख दूं 2/0, तो ये परमेय संख्या नहीं होगी, ये जो है हमारी गलत हो जाएगी। ठीक है बच्चों, चलिए आप इन चारों चीजों को सीख गए, चारों संख्याओं को सीख गए। चलिए और अगला टॉपिक देखते हैं। देखिए बच्चों, अगला टॉपिक है हमारा क्रम विनिमयता, या इसे हम क्रम विनिमय गुण भी कहते हैं। अलग अलग बुक में आपको दोनों नाम दिख जाएंगे। ठीक है, तो दोनों नाम ही आप याद कर लीजिए। अब ये होता क्या है, जैसा कि इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है, इसमें संख्याओं का क्रम बदल दिया जाता है। नाम इसका क्या है, क्रम विनिमयता, यानी कि संख्याओं का क्रम बदल दिया जाता है। कैसे? जैसे कोई संख्या है a, और यदि उसमें कोई संख्या दूसरी b जोड़ दी जाती है, तो उसका मान वही होगा यदि हम उसको क्रम बदलते हैं, a को पीछे कर दें और b को आगे कर दें। समझ में आया? थोड़ा आया होगा, थोड़ा अब इसको और अच्छे से समझते हैं। जैसे मान लीजिए a की जगह हम कोई संख्या ले लेते हैं 2। ठीक है, अब इसमें हम यदि 3 को जोड़ देते हैं b की जगह, ठीक है, तो 2 और 3 को जोड़ेंगे तो बच्चों कितना आएगा, 3 2 5। ठीक है, इसकी जो वैल्यू आई a प्लस बी की, वो कितनी आई, 5। चलिए अब इसी का क्रम बदल देते हैं हम, फिर करते हैं 3 प्लस 2, यहाँ 2 प्लस 3 था, यहाँ 3 प्लस 2, आगे पीछे बदल दिया। ठीक है, इनका क्रम हमने आगे पीछे कर दिया। अब इनको जोड़िए, तो 3 और 2 5, तो ये भी बच्चों क्या आया, 5। मतलब समझ में आया आपको? यदि हम जोड़ करते समय संख्याओं का क्रम यदि आपस में बदल देते हैं, तो उसके द्वारा उसके मान पर, मतलब ऐसा करने से उसके मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है बच्चों, ये किसकी बात है, जो योग करते समय। ठीक है, अच्छा अब यही हम गुणा में भी कर सकते हैं। चलिए, जैसे ये हमने लिखा है ए बी का मतलब बच्चों क्या हुआ, यहाँ बीच में कोई चिन्ह तो नहीं है, तो किसका चिन्ह होता है यहाँ, गुणा का। तो यानी कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, a गुणा b। ठीक है, अच्छा अब इसका क्रम बदल देते हैं, यहाँ a गुणा b था, अब यहाँ हम b गुणा a कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब इतना तो समझ में आया। अब इसकी जगह हम किसी संख्या को लिखकर देखते हैं, फिर हमें वास्तविकता पता चलेगी इसकी, क्या ये ऐसा करना सही है या नहीं। ठीक है, चलिए करते हैं। a की जगह हम 2 मानते हैं और b की जगह 3। ठीक है, अब 2 तिया कितने होते हैं बच्चों, 6, और इसको भी देखते हैं हम, b की जगह 3 गुणा 2 की a की जगह 2, तो 3 दूनी 6। देखिए बच्चों, यहाँ पर भी यदि हमने संख्याओं का क्रम बदला था गुणा करते समय, तो भी उसका मान पर कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, यानी कि यही हमारा क्या होता है, क्रम विनिमय गुण। अच्छा बच्चों, ये जो क्रम विनिमयता या क्रम विनिमय का गुण होता है, ये सिर्फ प्लस यानी कि जोड़ करते समय और गुणा करते समय लागू होता है। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना, या तो सिर्फ ये योग करते समय काम आएगा और या गुणा करते समय। आप इसको घटाव माइनस करते समय या भाग करते समय नहीं लागू कर सकते। क्यों? जैसे हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, यदि हम इसको 2 - 3 करते हैं, तो हमारा योग क्या आएगा बच्चों, 1, वो भी चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। ठीक है,
अब इसी का हम क्रम बदल देते हैं, तो हम 3 माइनस 2 करते हैं। ठीक है, तो अब आंसर क्या आएगा बच्चों? 1। लेकिन चिन्ह किसका आएगा? प्लस का। तो ये दोनों चीजें अलग हो गई, मतलब इसके मान पर प्रभाव पड़ा, तो ये यहाँ लागू नहीं होगा। अब बच्चों इसी को हम यदि भाग में लागू करने की कोशिश करते हैं, जैसे a की जगह मानते हैं हम कोई भी संख्या लेते हैं 2, ठीक है, b की जगह लेते हैं 4, ठीक है, तो अब इससे भाग दीजिए, 2 से 4 में भाग देंगे तो आपका जाएगा 2 बार। ठीक है, अच्छा अब इसका हम क्रम बदलने की कोशिश करते हैं। अब 2 में भाग देंगे 4 से, तो पहले तो भाग जाएगा नहीं, ठीक है, अब फिर उसके लिए हमें दशमलव लगानी पड़ेगी, फिर 0 बढ़ानी पड़ेगी, फिर 2 से 20 काटने पड़ेंगे, तब ये जाएगा 5 बार। तो यहाँ आंसर आया 2, यहाँ आया 0.5, जो कि हमारा क्रम विनिमय वाला गुण यहाँ लागू नहीं होता। ठीक है, तो आप इस चीज को रट लीजिए कि क्रम विनिमय वाला गुण सिर्फ योग करते समय और गुणा करते समय लागू होता है। ठीक है बच्चों, चलिए अब अगला है बच्चों साहचर्यता या साहचर्य गुण। देखिए बच्चों इसमें क्या होता है, यदि हम किसी 3 संख्याओं को लेते हैं, ठीक है, अब योग करते समय हम किसी भी 2 संख्याओं का ही पहले योग करते हैं। जैसे मान लीजिए ये 3 संख्या है a b c, तो पहले यदि हम b और c को योग कर दें, ठीक है, उसके बाद उसमें a जोड़ें, तो इसका मान वही होगा यदि यहाँ हम a और b को योग करते हैं, मतलब a और b को पहले जोड़ते हैं बाद में c को जोड़ते हैं। ठीक है, यही हमारा साहचर्य गुण होता है। कैसे? देखिए यदि हम यहाँ कोई संख्या मान लेते हैं, a की जगह लेते हैं हम 2, प्लस b की जगह लेते हैं 3 और c की जगह लेते हैं 4, तो पहले हम b और c को जोड़ेंगे। ठीक है, तो ये देखिए 2 प्लस 3 और 4 जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 4 और 3 7। अब 2 और 7 को जोड़िए तो इनका योग आएगा 9। तो जब हमने इनको एक साथ जोड़ा b प्लस c को, तो हमारा योग आया 9। चलिए अब इसको पहले करते हैं। देखिए a की जगह 2 प्लस b की जगह 3 और प्लस c की जगह 4। ठीक है, अब पहले a और b को योग करेंगे हम, मतलब जोड़ेंगे, तो देखिए इनका योग कितना आएगा, 2 और 3 5। ठीक है, बाद में हम इस c को जोड़ देंगे, तो 5 और 4 9। देखिए बच्चों क्या समझ में आया, यदि हम किसी भी संख्याओं को पहले आपस में जोड़ देते हैं फिर बाद में अगली संख्या को जोड़ते हैं, तो उसका मान भी वही होता है। यहाँ आगे वाली संख्याओं को पहले जोड़कर और बाद वाली को बाद में जोड़ेंगे। ठीक है, तो यही हमारा साहचर्य गुण होता है। देखिए प्लस में तो हमने ये करके देख लिया। अच्छा, यही चीज यहाँ लागू होती है कि यह भी हमारा प्लस और गुणा पर ही लागू होगा। कैसे? चलिए यहाँ पर भी हम इसे और अच्छे से समझते हैं। a गुणा b गुणा c और यहाँ a गुणा b गुणा c, तो पहले हम b और c का गुणा करके देखेंगे पहले, फिर उसके बाद a को जोड़ेंगे और इधर फिर a और b को पहले गुणा करेंगे, बाद में c का गुणा करेंगे। संख्या वही मानते हैं, 2 गुणा 3 गुणा 4। ठीक है, चलिए और इधर भी साथ साथ कर लीजिए, 2 गुणा 3 गुणा 4। ठीक है, तो पहले यहाँ इन दोनों का b और c का गुणा करते हैं, तो 2 गुणा, जिससे हमारा ब्रैकेट भी खुल जाएगा, तो 4 तिया 12 बच्चों। ठीक है, और 12 दूनी होते हैं 24, तो इधर आया हमारा 24। अब देखते हैं इधर भी 24 आता है या नहीं। 2 तिया 6 गुणा 4, 6 चौक 24, तो बच्चों यहाँ पर भी 24 आ गया, यानी कि हमारा बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर है। तो यही हमारा साहचर्य गुण होता है। और यह भी बच्चों सिर्फ योग करते समय और गुणा करते समय ही हमारे काम का होता है, मतलब यही लागू होता है। माइनस करते समय यानी कि घटाव करते समय और भाग करते समय यह गुण लागू नहीं होता। ठीक है बच्चों, चलिए समझ तो आ रहा है बच्चों, ये इस तरीके के गुण आपको बहुत जरूरत पड़ने वाली है इनकी। अच्छा बच्चों एक बात बताइए, ये टॉपिक तो आपको समझ में आ रहे हैं और वीडियो पसंद आ रही है। यदि वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। पता है मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो मैं जब भी कोई नई वीडियो बनाऊंगा, रोज ही बनाता रहता हूँ, तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा और आप उस वीडियो को सबसे पहले देखकर अपना मैथ अच्छा कर पाएंगे। और ना सिर्फ मैथ, एक बात और आपकी जानकारी के लिए बता दूं
बच्चों अभी तो आप क्लास 8th में हैं। जैसे जैसे आपकी क्लासेस बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे इसी चैनल ई ब्लैक बोर्ड चैनल पर आपको कक्षा 12 12th लेवल तक के सभी सब्जेक्टों की ट्यूशन मिलने वाली है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई पैसा नहीं लेंगे हम आपसे, ना अब तक लिया ना आगे कभी लेंगे। अब इतनी मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं वीडियो बनाने के लिए, तो छोटी सी मेहनत आप भी हमारे लिए कर लीजिए। ज़्यादा बड़ा काम बता नहीं रहे, आपके वीडियो के नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसे दबा दीजिए और उसके बगल में जो घंटी का निशान है उसे दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप इतना छोटा सा काम करेंगे आप हमारी फैमिली यानी कि ई ब्लैक बोर्ड चैनल की फैमिली से जुड़ जाएंगे। फिर आपके कक्षा 12 तक के सभी सब्जेक्ट अच्छे होते चले जाएंगे। तो कर दीजिए, पैसे नहीं लगते चैनल सब्सक्राइब करने के। चलिए अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला गुण है बच्चों वितरण गुण। देखिए ये क्या होता है, ए का गुणा यदि हम बी प्लस सी के योग से करते हैं, ठीक है, तो इसका मान वही होगा यदि यहां हम ए का गुणा पहले बी से करें और प्लस करके ए का गुणा सी से करते हैं, तो यह भी मान इसी के बराबर होगा। कैसे, देखिए यहां हम कोई संख्या मान लेते हैं, ए की जगह 2, ठीक है, बी की जगह 3 प्लस सी की जगह 4, ठीक है। चलिए देखिए अब पहले ब्रैकेट खोलना है बोडामास नियम के आधार पर, तो 2 और 4 और 3 कितने होते हैं बच्चों, 7। अब ब्रैकेट हटेगा तो यहाँ गुणा का निशान था इन दोनों के बीच में आ गया, तो 7 दूनी होते हैं बच्चों 14, ठीक है। हमने जब ये पक्ष अपना बायां पक्ष सॉल्व किया तो ये आया 14। अब यहाँ पर भी इसे सॉल्व करते हैं, 2 गुणा 3, चलिए प्लस का निशान, और 2 गुणा 4, अब 2 तिया 6 होते हैं, प्लस 4 दूनी होते हैं 8। अब इनको सॉल्व कीजिए यानी कि योग कीजिए, तो 8 और 6 होते हैं बच्चों 14। तो हमारा बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर हो गया है, यहाँ पर भी 14 था और यहाँ पर भी 14 हो गया, ठीक है। अच्छा अब बच्चों प्लस के साथ तो हमने इस वितरण गुण को देख लिया, अब इसे हम माइनस के साथ भी देखेंगे। जैसे ये है ए ब्रैकेट में बी माइनस सी, ठीक है। अब इसी सूत्र से ये सूत्र बना है, क्योंकि ये बराबर का निशान लगा है तो इसकी जो वैल्यू होगी ना वही इसकी वैल्यू होगी। अब ये सूत्र बनते कैसे हैं, जैसे ये सूत्र है इससे हम ये वाला सूत्र बनाकर देखेंगे। जैसे आप जानते होंगे ब्रैकेट के बाहर यदि कोई संख्या होती है तो उस संख्या का गुणा ब्रैकेट के अंदर की सभी संख्याओं से किया जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ एक गुणा का निशान होता है जो हम कभी लिखते नहीं हैं, ठीक है। तो ए का गुणा पहले हम करते हैं बी से, तो जब ए का गुणा बी से करेंगे तो ये हो जाएगा ए गुणा बी, ठीक है। अच्छा अब ये माइनस का निशान है तो ये आ गया माइनस का निशान यहाँ पे। अब ए का गुणा सी से करेंगे तो ये हो जाएगा ए गुणा सी, ये हो गया ए गुणा सी, ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया। अच्छा हमने इस सूत्र से ये सूत्र बनाना सिखा दिया, अब हम इस सूत्र से इस वाले सूत्र से ये सूत्र भी बनाना सिखाएंगे। कैसे, देखिए जब भी प्लस और माइनस करते समय इस तरीके की संख्या आपको दिखे तो आप एक चीज देखेंगे कि इन दोनों में कोई ना कोई चीजें कॉमन होंगी। जैसे कुछ चीजें कॉमन होती हैं, जैसे इसमें देखिए यहाँ पर भी ए है और यहाँ पर भी ए है, दोनों में ए है बच्चों, ठीक है। तो जब दोनों में कोई चीज कॉमन होती है तो उसे हम लिख देते हैं बाहर इस तरीके से। जैसे इनमें ए कॉमन है, हमने ए लिख दी इधर, ठीक है। और क्या चीज कॉमन है, देखिए गुणा का निशान भी कॉमन है, तो इस गुणा के निशान को हमने बाहर लगा दिया। वैसे लगाते नहीं है लेकिन माना जाता है। चलिए अब बचा क्या, इस ब्रैकेट में बचा केवल बी, ठीक है, तो ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे बी, ये लिख दिया। अब माइनस का निशान बचा, माइनस का निशान लगा दिया। अब इस ब्रैकेट में ए कॉमन हो गया, गुणा का निशान कॉमन हो गया, बचा क्या सी, तो हमने माइनस के बाद लिख दिया सी और ब्रैकेट कर दिया बंद। हमने इस सूत्र से ये वाला बनाना सीख लिया और इस वाले सूत्र से ये बनाना सीख लिया, ठीक है। अब क्या इनके मान बराबर होंगे, अब एबीसी से हमें मानों का पता नहीं चलेगा, हम क्या करेंगे इनमें कुछ संख्याओं को लिखकर देखते हैं, फिर देखते हैं हमारा बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर है या नहीं। चलिए देखिए ए की जगह हम लिखते हैं 2, ठीक है, ब्रैकेट में बी की जगह 3, माइनस का निशान, सी की जगह लिखते हैं बच्चों 4, ठीक है। इधर हमने संख्याओं को लिख दिया यानी कि उनके मानों को लिख दिया। अब ए की जगह 2 गुणा बी की जगह 3, ठीक है, ब्रैकेट बंद, माइनस का निशान, ए की जगह फिर से 2 और सी की जगह बच्चों 4, ठीक है। ये हो गया हमारा संख्याएं फिट। अब इसे हम सॉल्व करके देखते हैं। तो पहले 2,
अब देखिए 4 में से 3 घट जाएंगे तो बचेगा 1, किसका? माइनस का, क्योंकि 4 बड़े हैं माइनस के। ठीक है, अब ब्रैकेट खुल गया तो यहाँ गुणा का निशान होता है। अब देखिए कभी भी दो चिन्हों को एक साथ नहीं लिखते तो इस माइनस के 1 को ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे, 2 का गुणा 1 में कीजिए तो 2 एकम 2, चिन्ह किसका आएगा? माइनस का। चलिए, यानी कि इधर आया हमारा 2। अब इधर भी देखते हैं, 2 दिया 6। ठीक है, ब्रैकेट खुल गया, माइनस का निशान। अब 2 चौक 8। ठीक है, अब आप 8 में से 6 घटा दीजिए तो बचेंगे 2, चिन्ह किसका आएगा? माइनस का। देखिए बच्चों, हमारे बाएं पक्ष में भी -2 आया और दाएं पक्ष में भी -2 आया, यानी कि हम इसी गुण को क्या कहते हैं? वितरण गुण या वितरकता। ठीक है, अच्छा, ये जो वितरण गुण या वितरकता का जो गुण होता है बच्चों, प्लस करते समय और माइनस करते समय ही काम आता है। ठीक है बच्चों, इस चीज को याद रखना। इतना कुछ समझ में तो आ गया होगा, मुझे पता है। चलिए अगले टॉपिक पर चलते हैं। अब बात करते हैं बच्चों योज्य प्रतिलोम। देखिए ये क्या होता है? योज्य प्रतिलोम एक ऐसी संख्या होती है कि उसमें कोई संख्या जोड़ी जाए तो उनका योगफल 0 हो जाए। कैसे? देखिए हम कोई संख्या लेते हैं माइनस की a। अब आप एक बात बताइए, इसमें ऐसी मैं कौन सी संख्या जोड़ूं कि उसको जोड़ने के बाद इन दोनों का जो योगफल हो वो 0 हो जाए? आप बता सकते हैं? हाँ बिल्कुल, यदि मैं -a में a जोड़ देता हूं तो आप -a है, ये प्लस की a है, -a में से प्लस की a घट जाएगी तो बचेगा हमारा 0। ठीक है, अब ये तो a b से मैंने आपको सिखाया। जैसे हम कोई संख्या लेते हैं, जैसे माइनस के हम 2 लेते हैं, अब बताइए इसमें मैं क्या जोड़ूं कि इसका योगफल 0 हो जाए, यानी कि 0 हो जाए? तो आप इसमें 2 जोड़ दीजिए। तो -2 में यदि आप प्लस के 2 जोड़ेंगे तो आपका योगफल 0 हो जाएगा। आपको कुछ समझ में आया? यदि मैंने आपसे पूछा -a का योज्य प्रतिलोम क्या होगा तो आप बताएंगे प्लस के 1 और -2 के प्लस के 2। ठीक है, अब यदि मैं आपसे पूछूं कि प्लस के a का योज्य प्रतिलोम क्या होगा तो आप बताएंगे -a। कुल मिलाकर बच्चों बात यह है कि यदि आपसे किसी भी संख्या का योज्य प्रतिलोम पूछा जाता है तो उसका योज्य प्रतिलोम वही संख्या होती है, बस उसका चिन्ह बदल दिया जाता है। प्लस की संख्या का योज्य प्रतिलोम पूछा जाएगा तो वही संख्या होगी माइनस के रूप में, और यदि माइनस की किसी संख्या का योज्य प्रतिलोम पूछा जाता है, जैसे माइनस के b का योज्य प्रतिलोम आपसे पूछा जाता है, तो आप बताएंगे कि उसका योज्य प्रतिलोम होगा प्लस के b। ठीक है बच्चों, समझ में आया? चलिए अब बात करते हैं, एक अगली चीज है गुणात्मक प्रतिलोम। ये क्या होता है? किसी भी दो संख्याओं का गुणनफल जब 1 हो जाता है तो वही संख्या उसकी गुणात्मक प्रतिलोम कहलाती है। कैसे बच्चों? जैसे हम कोई संख्या लेते हैं तो अब मैं आपसे पूछूं इस 2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? अब आप एक बात बताइए, आप इसमें ऐसी किस संख्या का गुणा करेंगे कि इनका योगफल 1 हो जाए? बता सकते हैं? दिमाग लगाइए थोड़ा सा। चलिए मैं बताता हूं, यदि आप इसमें 1/2 का गुणा कर देंगे, ठीक है, तो देखिए 2 से 2 कट जाएगा तो गुणनफल क्या रहेगा? 1। ठीक है, हो सकता है आपको कंफ्यूजन हुई हो। क्यों? क्योंकि मैंने आपसे 2 का पूछा। देखिए आप इस 2 को 2 ना समझकर आप यदि इसको 2/1 समझते तो आपको गुणात्मक प्रतिलोम समझने में और आसानी होती। जैसे मैं अगली आपको भिन्न के रूप में समझाता हूं। जैसे मैं पूछूं आपसे 3/4 में यदि मैं ऐसी किस संख्या का गुणा करूं कि इनका गुणनफल 1 हो जाए, क्योंकि गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब ये होता है कि उस संख्या में ऐसी किस संख्या से गुणा किया जाए कि उनका गुणनफल 1 हो जाए। ठीक है, देखिए इसकी मैं एक आपको ट्रिक भी बता देता हूं। जो भी संख्या आपसे पूछी जाए कि इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना, बस उस संख्या को पलट देना है। जैसे 3/4 का गुणात्मक प्रतिलोम पूछा है तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम होगा 4/3। ठीक है, क्यों? देखिए आप 3 से 3 कट जाएगा एक बार, 4 से 4 कट जाएगा एक बार, तो 1 का गुणा 1 में करेंगे तो आपका गुणनफल आएगा 1। ठीक है, और यदि ये देखिए ये तो भिन्नों वाली संख्या होगी,
यदि आपसे इस तरीके से पूछा जाए जैसे ये था कि 2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, तो आप इसको क्या समझेंगे, ये 2 नहीं 2/1 है, तो आप इसको पलट देंगे, आप 2/1 का 1/2 कर देंगे। ठीक है, तो हमारा गुणनफल हो जाएगा 1। ठीक है, तो 2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा बच्चों, 1/2। ठीक है, समझ में आया, इतना आ गया होगा मुझे पता है। चलिए अपने अगले टॉपिक पर चलते हैं। अब बात करते हैं बच्चों योज्य तत्समक, या इसे योगात्मक तत्समक भी कहते हैं। देखिए ये क्या होता है कि आप कोई संख्या लीजिए a, अब इसमें मैं क्या जोड़ूं कि जो मेरा योगफल हो ना वही संख्या प्राप्त हो जाए मुझे। a में मैं क्या जोड़ूं कि मुझे a ही प्राप्त हो जाए, या 4 में मैं क्या जोड़ूं बच्चों कि मुझे 4 ही प्राप्त हो जाए। आप बता सकते हैं, ऐसी सिर्फ एक ही संख्या है पूरी गणित पद्धति में, वो होती है 0। यदि मैं a में 0 जोड़ता हूं तो मुझे ये योगफल a ही प्राप्त होगा। किसी भी संख्या 4 में यदि मैं 0 जोड़ूंगा तो मुझे 4 प्राप्त होगा। आपको समझ में आया? तो ये जो 0 होता है ना हमारा, वो हमारा योज्य तत्समक होता है। ठीक है, 0 को आप किसी भी संख्या में जोड़ेंगे तो आपको वही संख्या प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो हमारा योज्य तत्समक क्या होता है बच्चों, 0। ठीक है, चलिए तो हम लिखेंगे कि 0 योज्य तत्समक है। ठीक है बच्चों, चलिए अगला है बच्चों हमारा गुणात्मक तत्समक। देखिए ये क्या होता है कि आप किसी भी संख्या में, जैसे हम संख्या लेते हैं 2, अब मैं इसमें किस संख्या का गुणा करूं कि मुझे जो गुणनफल है ना वही संख्या प्राप्त हो जाए। आप बता सकते हैं कि 2 में मैं किस संख्या का गुणा करूं कि मुझे जो गुणनफल है ना 1 ही प्राप्त हो, या 2 की जगह मैं कोई दूसरी भी संख्या ले सकता हूं। यदि मैं 5/4 में ऐसी कौन सी संख्या का गुणा करूं बच्चों कि मुझे जो अपना गुणनफल है वो 5/4 ही मिले। ऐसी एक संख्या है, वो है क्या, 1 खुद। यदि मैं 2 में 1 का गुणा करता हूं तो मुझे गुणनफल 2 ही प्राप्त होगा। इसी तरीके से 5/4 में मैं यदि 1 का गुणा करता हूं तो मुझे वही संख्या प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो हमारा जो गुणात्मक तत्समक होता है वह क्या होता है, वह होता है 1। इसे हम लिख भी देंगे, 1 हमारा गुणात्मक तत्समक है। अच्छा बच्चों, इतना सब कुछ आपको समझ में तो आया, आ गया होगा मुझे पता है। देखिए हम जब भी समझाते हैं ना तो थोड़ा डिटेल में समझाते हैं, उसके कारण हमारी वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। लेकिन आप यकीन मानिए हमारी वीडियो बड़ी तो जरूर होती है, लेकिन आपको समझाया भी उतने ही डिटेल से जाया जाता है कि आपको सब कुछ बहुत अच्छे से दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, और एक बात और बच्चों, यदि आप इतना सब कुछ सीख गए, मतलब जो हमने अभी टॉपिक समझाए हैं वह यदि सीख गए तो आपका पूरा चैप्टर अभी के अभी आपके दिमाग के अंदर बैठ गया। ठीक है, अब जो एक्सरसाइज बची है ना वो तो आपके लिए बच्चों जैसा खेल हो जाएगा। चलिए अब करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज, बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है, अब 5 मिनट में सारी सीख जाएंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुण धर्म यानी कि गुण का नाम लिखिए। देखिए बच्चों, ये जो पहला सवाल है इसमें वो है, ये पूछ रहा है कि ये जो आपका सवाल है इसमें कौन सा गुण धर्म यानी कि गुण यूज हुआ है उसका सिर्फ आपको नाम बताना है, पूरा सवाल सॉल्व नहीं करना। ठीक है, अच्छा जो हमने अभी सीखा था, अपना टॉपिक सीखे थे ना सारे, उन्हीं में से एक गुण धर्म का नाम बताना है। चलो सीखते हैं, इसमें पूछा क्या है। देखिए ये है -4/5 में गुणा किया गया है 1 का। ठीक है, जो कि बराबर है किसके, 1 गुणा -4/5 के, और इसका जो आंसर आया है मतलब इनको सॉल्व करके वो क्या आया है, 4/5। अब आपको कुछ समझ में आया? देखिए इस 4/5 में हमने किस संख्या का गुणा किया है कि गुणनफल हमारा वही संख्या हमें प्राप्त हो गई है। हमने किसका किया है, 1 का, जो हमने अभी सीखा था कि 1 हमारा गुणात्मक तत्समक होता है, जिससे किसी भी संख्या में गुणा किया जाए वही संख्या हमको हमारे गुणनफल में प्राप्त हो जाती है। यही तो सीखा था ना हमने। हाँ, तो हम लिखेंगे 1 गुणात्मक तत्समक है, और जो गुणधर्म पूछा था वो यही था, गुणात्मक तत्समक। ठीक है बच्चों, था ना सरल सवाल। अब यदि आप इस सिर्फ
डायरेक्ट एक्सरसाइज को सीखते तो आपको समझ में नहीं आता। तो इसका बेसिक सीखना आपके लिए बहुत ज़रूरी था, इसीलिए हमने इतनी बड़ी वीडियो बनाई है। पूरे बेसिक पर सवाल कराने बैठते तो 5 मिनट में पूरी एक्सरसाइज खत्म हो जाती, इतनी बड़ी वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन हम चाहते हैं कि आप बहुत अच्छे मैथ में हो जाएं। आपका मैथ है ना, अपनी पूरी क्लास में सबसे अच्छा हो जाए। अब मैथ अच्छा करना है तो थोड़ी बड़ी वीडियो देखनी पड़ेंगी, मजबूरी बनती है। मैथ को हम हिंदी की तरीके से आपको याद नहीं करा सकते, वो तो अपने क्रम वाइज क्रम, टॉपिक वाइज टॉपिक ही सिखाना पड़ेगा, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि आप सीख भी रहे होंगे। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। देखिए इसी का सेकंड नंबर है -13/17 में गुणा करा है किसका, -2/7 का, ठीक है, बराबर -2/7 गुणा -13/17। कुछ समझ में आया बच्चों? देखिए ये -13/17 पहले नंबर पर है और यहाँ ये लास्ट में पहुंच गए हैं -13/17। 2/7 पहले दूसरे स्थान पर था, ये पहले स्थान पर आ गया। मतलब समझ में आया कुछ? इन दोनों का क्रम बदल दिया गया है इस सवाल में, और यही गुण पूछ रहा है, या गुणधर्म कहें तो गुणधर्म पूछ रहा है कि आपने इसमें कौन सा गुणधर्म यूज किया गया है। तब तो समझ गए होंगे। हाँ, कौन सा था वो जो हमने अभी सीखा था? वह गुणधर्म था क्रम विनिमेयता गुण, जिसमें संख्याओं का क्रम बदल दिया जाता है। इसमें वही गुणधर्म यूज किया गया है। अब तो समझ में आ गया होगा बच्चों, और यही हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको सिर्फ गुणधर्म का नाम लिखना है, ठीक है, सवाल सॉल्व नहीं करना। मुझे उम्मीद है आप सीख गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसी का सी है -19/29 गुणा किया गया है 29/-29। देखिए बच्चों, इस सवाल में भी वही पूछा गया है कि आपको केवल गुणधर्म यानी कि गुण का नाम बताना है कि इस सवाल में कौन सा गुणधर्म यूज किया गया है। देखिए हमने अभी सीखा था, अगर आपने गौर किया होगा इस प्रश्न में, देखिए ये क्या है, -19/29 और इधर गुणा किया गया है किसका, इसी भिन्न को पलट दिया है, ठीक है। 19/29 को 29/19 कर दिया है, ठीक है। जब हम किसी भी भिन्न को पलट देते हैं और फिर यदि उनका गुणनफल क्या आए, 1, तो हमारा कौन सा गुणधर्म होता है? वह आपको याद है ना, गुणात्मक प्रतिलोम, ये यही होता है ना। हाँ देखिए, जैसे -19/29 है, हमने यहाँ क्या किया, 29/19 कर दिया। अब हम इसे यदि काटते हैं, देखिए 29 से काट देंगे, 29 को एक बार कट जाएगा, ठीक है। अब -19 से -19 कट गया एक बार। अब 1 का गुणा हम 1 में करते हैं तो हमें 1 प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो जो गुणात्मक प्रतिलोम का नियम था वो क्या था कि किसी भी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम वह होगा उसी संख्या को यदि हम पलट देंगे और उनका गुणनफल 1 आता है, तो वहां हमारा कौन सा गुणधर्म यूज होता है, गुणात्मक प्रतिलोम, वही यहाँ हुआ है, ठीक है। और यही हम लिख देंगे कि गुणात्मक प्रतिलोम गुणधर्म का नाम हो गया, ठीक है बच्चों। सवाल तो समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 2 है, बताइए कौन से गुणधर्म यानी कि गुण की सहायता से आप 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3 को 1/3 गुणा 6 और ब्रैकेट के बाहर गुणा 4/3 के रूप में अभिकलन करते हैं, ठीक है। देखिए इस सवाल को थोड़ा हम उतारते हैं, जैसे 1/3 गुणा 6 गुणा 4/3, ये ब्रैकेट, ठीक है, और इधर है 1/3 गुणा 6 4 और ब्रैकेट बंद गुणा 4/3। देखिए बच्चों, इस सवाल को यदि आप गौर से देखेंगे तो इन्होंने क्या किया है, ये जो 3 संख्याएं हैं 1/3 6 और 4/3, तो इन्होंने पहले अंतिम दोनों संख्याओं को ब्रैकेट में रखकर गुणा कर दिया है, ठीक है। और यहाँ पहली और दूसरी संख्याओं का आपस में गुणा कर दिया है ब्रैकेट के अंदर। तो ये कौन सा वाला नियम आ गया, कुछ याद आ रहा है आपको? साहचर्य वाला, कि वहां हम क्या करते थे, पहले a और ब्रैकेट में b गुणा c करते थे, ठीक है, और उसका मान a गुणा b और ब्रैकेट के बाहर c ये रहता था ना।
तो यहाँ पर भी यही फॉर्म यूज किया गया है, मतलब यहाँ पर भी वही गुणधर्म का यूज किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर भी गुणधर्म पूछा है तो हम लिख देंगे कौन सा गुणधर्म है ये हमारा, साहचर्यता गुण। अच्छा बच्चों, एक बात बताइए, सवाल तो आपको समझ में आ रहे हैं और वीडियो पसंद आ रही है। यदि वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। यदि आपको 12th लेवल तक की सभी सब्जेक्टों की ट्यूशन चाहिए बिल्कुल फ्री, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल सब्सक्राइब करने के पैसे नहीं लगते। अच्छा बच्चों, इस वीडियो में हम केवल 2 ही सवाल करेंगे, क्योंकि यहाँ केवल 2 ही सवाल हैं आपके इस पूरी एक्सरसाइज में। और अब मिलते हैं अगली एक्सरसाइज के साथ, नए पाठ्यक्रम के दूसरे चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।